हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जो हमारी जीएम क्रॉप्स होती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेजर इशू है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में फैला हुआ है वो है रिगार्डिंग जीएम मस्टर्ड का अप्रूवल जो है हमारी जीएएसी ने दे दिया। दैट इज़ जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत काम करती है। तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटलिस्ट और किसानों में काफ़ी ज़्यादा इसको लेके कुछ शंकाएँ हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो लोग अग्री नहीं कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड इशू में आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि जीएम मस्टर्ड का है क्या। तो जीएम मस्टर्ड बेसिकली जैसे मैंने बताया जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की हाइब्रिड वैरायटी है। DMH1 नाम इसका, धारा मस्टर्ड H11 नाम है इसका फुल। और बेसिकली हाइब्रिड जो हैं जनरली ऑब्टेन किए जाते हैं जब हम क्रॉस करते हैं दो जेनेटिकली डाइवर्स प्लांट्स को फ्रॉम द सेम स्पीशीज़। तो जब वो दो डाइवर्स प्लांट्स को फ्रॉम द सेम स्पीशीज़ को जब हम क्रॉस करते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन उनका बनता है, जो निकलता है ऑफस्प्रिंग, वो उसका ईल्ड जो होता है जनरली बहुत हाई रहता है दैन दी पेरेंट्स, अगर उनको इंडिविजुअली केपेबल अगर होते हैं ईल्ड देने के लिए। लेकिन मस्टर्ड के साथ इशू ये है कि ये नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम इसमें नहीं होता, क्योंकि जैसे कॉटन मेज और टोमेटो में एक नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम होता है, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इसमें दोनों बोथ फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसलिए जो प्लांट जो है नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग बन जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम बनाने के लिए इसकी जीएम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का। और ये क्लेम किया जा रहा है कि जो जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड की वैरायटी है, ये इसकी जो ईल्ड होगी वो 25 से 30% ज़्यादा होगी दैन दी प्रेजेंट वैरायटी जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं भारत में। जो हाईएस्ट वैरायटी है, जो बेस्ट वैरायटी कंसिडर की जाती है, वो है वरुणा। तो उससे 25 से 30% जो है कंसिडर किया जा रहा है कि इसका ईल्ड हाई होगा। तो अभी जीएम मस्टर्ड का इशू क्या हुआ है, ये एक आर्टिकल लिखा है हमारे फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे श्री TSR सुब्रमण्यन साहब ने। काफ़ी ऑनेस्ट ऑफिसर हैं और काफ़ी बेबाक अपनी राय रखते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो बीजेपी की सरकार है, बेसिकली उन्होंने जब इलेक्शन मैनिफेस्टो था, जब इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे, तब उन्होंने बोला था कि वो जीएम क्रॉप्स को अलाउड नहीं करेंगे। और अब सरकार में आने के बाद उन्होंने जो है उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जिसके अंदर काम करती है GAAC, उसने अप्रूवल दे दिया है फॉर जीएम मस्टर्ड। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में रोक लगाई थी उसकी टेस्टिंग पे, वो जो उसके फील्ड ट्रायल्स हो रहे थे। लेकिन अभी जो न्यूज़ आई है लेटेस्ट की GAAC ने उसके लिए अप्रूवल दे दिया, और अगर वो अप्रूव होती है तो सरकार भी उसको जो है सपोर्ट करेगी, ऐसा भी न्यूज़ में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देखिए जीएम क्रॉप्स में कि ये एक प्रॉमिस होता है जो बेसिकली आपको डाइवर्ट करता है मेन इशू से। ये प्रॉमिस ये है कि एक फेक प्रॉमिस है कि हायर ईल्ड मिलेगा और लोअर पेस्टिसाइड यूजेज होगा, बट एक्चुअली में जितने भी रिसर्च एंड स्टडीज़ हुए हैं उन्होंने बताया कि शुरू में तो ऐसा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सस्टेनेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इशूज़ होते हैं। और जब भी टेक्सटाइल सेक्रेटरी थे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990s, तब जब BT कॉटन था उसको भी इसी तरीके से अप्रूव करवाया गया कि एक हायर ईल्ड मिलेगा कॉटन का और लोअर पेस्टिसाइड यूजेज होगा। और डिस्पाइट इंक्रीज्ड फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन, जो एक्सपेक्टेशन है एनहांस कॉटन यील्ड की, वो अभी तक रियलाइज़ नहीं हुई है। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट ज़रूर हुआ है BT कॉटन, बट उतना मार्क्ड इंप्रूवमेंट नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ स्टडीज़ ने भी कंफर्म किया है कि अब नए टाइप के पेस्ट जो है उसके जो है उसमें वो उसके असर कर रहे हैं BT कॉटन की क्रॉप्स पे। जनरली माना जाता था कि BT का फुल फॉर्म होता है जो बैक्टीरिया स्ट्रेन होती है Bacillus thuringiensis, जिसका स्ट्रेन डाला जाता है जो रेजिस्टेंट होती है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप डिजीज़, क्रॉप पेस्ट के लिए। तो वो जो है वैसे तो बोलवर्म को कंट्रोल करने में सिग्निफिकेंट रही थी, लेकिन अब एक नए टाइप के बोलवर्म को जो कॉटन की नॉर्मल एक डिजीज़ है, पेस्ट है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट उससे और वो फैल रहा है, ऐसी एक न्यूज़ निकल के आई है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात देखिए ये है कि जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ है जहाँ पे कॉटन यील्ड्स बहुत हाई हैं, वो लोग नॉन GM क्रॉप्स यूज़ करते हैं। अगर आप ये चार्ट देखें तो ये जो है GM क्रॉप्स जो है रेड से हाईलाइट किया हुआ है, ये GM क्रॉप्स देखिए आप कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया में यूज़ होती है, वहाँ का यील्ड आप देख लीजिए। और नॉन GM क्रॉप्स अगर जर्मनी में देखें, आप यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या किसी भी कंट्री में देख लीजिए, कंपैरेटिवली बहुत बेटर है। अगर आप जो कंट्रीज़ जो GM क्रॉप्स यूज़ करते हैं, जो एवरेज यील्ड है पर kg पर हेक्टेयर के हिसाब से।
अच्छा, इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जनरली इनिशियली ये क्लेम किया जाता है कि जो जीएम मस्टर्ड है उसके यील्ड ज़्यादा होंगे, तो वही एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसकी वजह से लोग जो हैं काफ़ी उत्साहित है कि हाँ चलो, किसान भी उत्साहित है कि हमारी यील्ड बढ़ेगी। बट एक्चुअली जो डेटा है ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि जो डेटा यूज़ किया गया है वो पिछले 30 साल का डेटा यूज़ किया गया है कल्टीवेशन के, जिसके इस बेसिस पे इसको अप्रूवल मिला है, ना कि जो रिसेंट हाई यील्डिंग हाइब्रिड्स है उसके बेसिस पे। और अगर सरकार इतनी ज़्यादा डिजायरस है भी, अगर वो चाहती है कि यील्ड बढ़े, तो वो इससे बेटर ऑल्टरनेटिव है कि ये सिस्टम ऑफ मस्टर्ड इंटेंसिफिकेशन होता है वो यूज़ करें, जिसका सक्सेसफुल ट्रायल ऑलरेडी हो चुका है बिहार में थ्रू अ वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट। और जीएम मस्टर्ड की यील्ड जो है जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि सक्सेसफुल यील्ड है, काफ़ी ज़्यादा यील्ड हो रही है, वो ऑलरेडी चैलेंज कर दी गई है कई सारे रिपोर्ट्स में, जिसके बाद क्रॉप डेवलपर्स और रेगुलेटर्स जो हैं उन्होंने थोड़ा बहुत बैकफुट पे आ गए इस चीज़ को लेके। लेकिन अभी भी कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो अभी भी ये क्लेम करती हैं कि जीएम मस्टर्ड की जो वैरायटी है उसके यील्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन गैप है ना, डेफिनेटली है इवैल्यूएशन में, क्योंकि इसके जो रिस्क हो सकते हैं हेल्थ, एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर्स को, वो थोरली जो है इवैल्यूएट नहीं किए गए। जो ये हर्बिसाइड टॉलरेंट जीएम क्रॉप्स है वो काफ़ी ज़्यादा कंडेम्ड किया गया है। हर्बिसाइड बेसिकली जो होते हैं, हम यूज़ करते हैं वीड्स या अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के लिए, मारने के लिए, क्योंकि वो फिर compete करते हैं हमारी क्रॉप्स के साथ फॉर रिसोर्सेज, पानी हो गया, मिनरल्स हो गए, उसके लिए। तो उसको इसके लिए जो हर्बिसाइड टॉलरेंट जो क्रॉप्स हैं उसके लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स ने बोला है कि ये कैंसर कॉज कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं। स्पेशली अगर देखें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें ये केसेस कंफर्म किए गए हैं कि उनके फीटल डेवलपमेंट और फीटल स्टेज में काफ़ी ज़्यादा इशूज हुए हैं। एक साइंटिफिक रिपोर्ट भी आई थी अर्जेंटीना में जिसमें पाया गया कि 4-fold इंक्रीज हुआ है इन दी बर्थ डिफेक्ट्स और 3-fold इंक्रीज हुआ है चाइल्डहुड कैंसर्स में, जहाँ पे भी जो ये हर्बिसाइड टॉलरेंट्स हो या यूज़ किए गए हैं। और जीएएसी ने कन्वीनियंटली अगर देखें इसको ओमिट कर दिया है, इस रिलेटेड स्टडीज़ को उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी है। और इवन जो CIC है हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसने भी बोला कि जीएएसी ने जो प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए पब्लिक कंसल्टेशंस के, और एक ओपेक प्रोसेस के थ्रू बिना सब लोगों की राय लिए हुए इसका अप्रूवल दे दिया है। और अगर आप यूएस को देखें तो एक प्राइम एग्जांपल है एक कंट्री का जिसने जीएम मोड ऑफ एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा गैलप करके आगे बढ़ने की कोशिश करी है, लेकिन वहाँ पे भी साइंटिफिक एविडेंस से साफ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन निकला है बिटवीन द ग्रोथ ऑफ जीएम क्रॉप्स और जो हर्बिसाइड दे प्रमोट करते हैं, और डिजीजेज वहाँ पे हो रही हैं लोगों को जो भी ये जीएम क्रॉप्स खाते हैं या जीएम क्रॉप्स कंज्यूम करते हैं, जहाँ पे जीएम क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है, सच एज एक्यूट किडनी इंजरी, डायबिटीज़, ऑटिज्म, अल्जाइमर्स, कैंसर्स इन द पास्ट 20 ईयर्स अगर देखें तो। और अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी बात करें तो 17 ऑफ द 20 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग जापान, रशिया, इजराइल, ये लोग तक, आप सोचिए इजराइल इतना एडवांस कंट्री है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी में, वो तक यूज़ नहीं करता है अगर आप देखें जीएम क्रॉप्स के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसमें लॉसेस भी हैं और जो एफर्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा देखा जाए तो इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि क्या एक्चुअली में रीजंस हो सकते हैं जीएम क्रॉप को अप्रूव करने के लिए, स्पेशली जीएम मस्टर्ड को अप्रूव करने के लिए, इंस्पाइट ऑफ इतने सारे साइंटिफिक एविडेंस है। उसमें प्रॉब्लम यह है कि एक तो देखिए जीएसी ने अपनी ही बात पे बैक ट्रैक किया है, क्योंकि पहले जो HT जीएम मस्टर्ड था, जो हर्बिसाइड टॉलरेंट जीएम मस्टर्ड की वैरायटी थी, वो बायर जो कंपनी उसने 2002 में प्रपोज किया था, जिसको ऑलरेडी जीएसी ने कैंसिल कर दिया था। सेम रीज़न अभी भी वैलिड है, लेकिन अभी उन्होंने अप्रूवल दे दिया सरप्राइजिंगली, मतलब उसका कोई वैलिड पॉइंट ही नहीं है। और हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप जो है बेसिकली वो कॉन्स्टेंट जो है एक्सपोजर प्रमोट करते हैं टू अ सिंगल हर्बिसाइड, तो बाद में क्या होता है वो ना वीड जो है रेजिस्टेंस बन जाता है उसके लिए। जैसे हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है कि आप जबरदस्ती अगर वो एंटीबायोटिक खा रहे हो, बाद में अगर आपको डिजीज होगी तो वो एंटीबायोटिक आप पे काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुकी है। और ओवर 20 स्पीशीज ऑफ वीड्स देखें यूएस में ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो चुकी हैं टू मोंसांतोस ग्लाइफोसेट बेस्ड हर्बिसाइड। और ये ग्लाइफोसेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो बताऊं क्या है कि ये बहुत बड़ा जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है, ये ऑलरेडी WHO ने कंफर्म कर दिया है। और जो जीएम मस्टर्ड क्रॉप है ना, वो ऑलरेडी ग्लूफोसिनेट बेस्ड हर्बिसाइड के लिए टॉलरेंट है, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट्स हो सकते हैं हेल्थ, क्योंकि वो जो है ये एक टॉलरेंस बना सकता है इस हर्बिसाइड के खिलाफ में। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें एक और कि ये चीज़ लोग मिस आउट कर रहे हैं कि जो मेजर कंपनीज है जिनका स्ट्रॉन्ग होल्ड और पकड़ है ना मार्केट के, जो ग्लोबल मार्केट, जो सीड मार्केट है, ग्लोबल फर्टिलाइजर है, हर्बिसाइड मार्केट की जो सीड है, उसको जो मार्केट है बेसिकली, उसमें जो है मेनली जो पावरफुल कॉरपोरेशंस है वो उसको रन कर रही हैं। इसमें क्या हुआ है कि कई सारी बड़ी कंपनियां ने मर्जर कर लिया है, तो बनाए कोई भी हर्बिसाइड, बनाए कोई भी सीड, फ़ायदा इवेंचुअली इन कुछ गिनी चुनी कंपनीज को होता है, जैसे मोंसांतो एंड बायर हो गया, डाउ एंड डुपॉन्ट हो गया, सिंजेंटा एंड केम चाइना हो गया। ये लगभग
कंट्रोल करते हैं 65% ऑफ द ग्लोबल पेस्टिसाइड सेल, और सीरियस कॉन्फ्लिक्ट जो है ऑफ इंटरेस्ट है का इशू है इसमें, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कंट्रोल करते हैं 61% ऑफ द कमर्शियल सीड सेल। और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का जो एफर्ट है टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर रेगुलेटर्स ने बेसिकली ऑब्स्ट्रक्ट किया है रिफॉर्म्स एंड पैरालाइज किया है ग्लोबल पेस्टिसाइड रिस्ट्रिक्शंस को ग्लोबली। और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो इंश्योर करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रोड्यूस करे जीएम सीड, अल्टीमेटली जो कंपनीज है, ये छः सात गिनी चुनी कंपनीज हैं जिनको अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। और जो एक मेन एडवांटेज जो जैसे मैंने बताया पहले भी कि जिसकी वजह से जीएम मस्टर्ड को पुश किया जा रहा है कि ये इंक्रीज यील्ड होगी इससे, और इसके खिलाफ में सफिशिएंट एविडेंस है कि ये एक मिथ है, ये मिथ्या है, इसका कोई कंफर्म एविडेंस नहीं है कि ये जो है जो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि यील्ड बढ़ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल और सक्सेसफुल नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि ये मोंसांतो, बायर, डुपॉन्ट, सिंजेंटा, ये देखिए कितना ज़्यादा जो है ये सीड मार्केट में कितना ज़्यादा इनका स्टेक है। गिन चुन के ये 4-5-6 बड़ी मेजर कॉर्पोरेशन कंपनीज है जिनके पास स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन सब का। और जीएम टेक्नोलॉजी के अगर बारे में आप देखें तो ऑलरेडी उसको कमर्शलाइज कर दिया गया था इंडिया में थ्रू बीटी कॉटन, जैसे मैंने बताया बैसिलस थ्रिजनेस जो उसकी वैरायटी है, और बैसिलस थ्रिजनेस जो कंट्री का कॉटन प्रोडक्शन है उसके बाद इंक्रीज भी हुआ, लेकिन अब जो है देखा जा रहा है एविडेंस कि उसमें जो है अब यील्ड में कमी आ रही है। कुछ कंट्रीज देखें, हमारी नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, वो ऑलरेडी अडॉप्ट कर रहे हैं जीएम टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव क्रॉप यील्ड्स और रिड्यूस करने के इनपुट कॉस्ट, बट अभी भी जो है वहाँ पे भी कई सारे जो सेक्शंस है सोसाइटी के, उनको लगता है कि ये वहाँ पे भी काफ़ी प्रोटेस्ट होते हैं कि ये जो है लॉन्ग टर्म में एडवर्स हेल्थ इंपैक्ट्स हो सकते हैं। और बांग्लादेश देखें तो फर्स्ट कंट्री था जिसने अप्रूव किया था कमर्शियल प्लांटिंग ऑफ बीटी ब्रिंजल। भारत में अप्रूवल मिला था, लेकिन उस जो स्फीयर्स थे रिगार्डिंग जो फूड क्रॉप्स, जीएम फूड क्रॉप्स, उसकी वजह से इसको डिस्कल आउट कर दिया गया। तो अब जीएम क्रॉप्स ग्रो हमारे लिए फ़ायदेमंद क्यों है, ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा किस लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं और किस लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। तो बेसिकली आपका एक पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, तो आप इस पर अच्छी तरीके से आंसर्स भी लिख सकते हैं। पहला ये कि एक माना जाता है कि बेटर पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस है, इसमें कुछ नया नहीं है। सब लोग समझते हैं कि जो स्ट्रेन्स होती है जो ऐड की जाती है क्रॉप में, वो बैक्टीरिया की वो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वो जो पेस्ट होते हैं वो डिजीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाते हैं। स्ट्रेस टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है इसमें, ये स्ट्रेस जैसे हो गया ड्राउट, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर या सॉल्ट इन सॉइल, उसको अच्छी तरीके से ये कर सकते हैं। फास्टर ग्रोथ एक्सपेक्ट की जाती है कि जो जीएम क्रॉप्स होती हैं वो उनको ऑल्टर किया जा सकता है ताकि वो जल्दी ग्रो कर सके, ताकि जल्दी कल्टीवेट हो, एक नया क्रॉपिंग सीजन आ जाए तो और भी क्रॉप्स उस सीजन में कल्टीवेट करे तो फार्मर की इनकम बढ़ सकती है। उसके अलावा इसको माना जाता है कि मोर न्यूट्रिशियस क्रॉप्स हो सकती है, जैसे बायोफोर्टिफिकेशन होता है कि आप जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस डालते हैं, उसी तरीके से इसमें क्लेम किया जाता है कि इसमें एक्स्ट्रा लार्ज अमाउंट ऑफ एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स ऐड किए जा सकते हैं जो बेसिकली हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं और आपकी मैल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन्स बाई क्रॉप में भी हेल्प कर सकता है कि ये कुछ यूजफुल मेडिसिन एंड इवन वैक्सीन बना सकें। और मोस्टली रेजिस्टेंट होता है टू हर्बिसाइड्स, तो ये मॉडिफाई किया जा सकता है इनको ताकि वो रेजिस्ट कर सके स्पेसिफिक हर्बिसाइड, मेकिंग इट मच ईजियर टू कंट्रोल ट्रबलसम वीड्स हो या अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं जो बेसिकली कम्पीट करते हैं हमारे रिसोर्सेज के लिए। तो इसमें एडवांटेज क्या है कि फार्मर जो है वीड किलर और जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो इस डर से नहीं रह सकते कि जो हमारा जो नॉर्मल क्रॉप है वो भी उससे ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वीड किलर तो उन्हें छिड़कना पड़ता ही है, तो उससे उनको डर रहता है कि जो हमारी नॉर्मल क्रॉप है या जैसे मान लीजिए कोई मस्टर्ड या कॉटन है तो वो ख़राब ना हो जाए, तो ये रेजिस्टेंट होती है उन वैराइटीज़ के लिए, इनका एडवांटेज है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इनका डिसएडवांटेज जल्दी देख लेते हैं क्या है। सबसे बड़ी बात अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट, जैसा मैंने बताया कई सारी रिपोर्ट्स में कंफर्म किया गया है कि कई सारे इसके इवन दो कई सारे टेस्टेड रिगरसली टेस्टेड रहते हैं, लेकिन स्टिल चांसेस हैं कि एडवर्स हेल्थ इंपैक्ट्स हो सकते हैं, कार्सिनोजन होते हैं। लेबलिंग ऑफ जीएम फूड का प्रॉब्लम होता है क्योंकि देखिए वैसे जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन कई सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन है जो फॉलो करते हैं कि आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा, लेबल लगाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं वेगन्स होते हैं, वो किसी भी तरीके का प्लांट या एनिमल को कंज्यूम नहीं करते हैं, और कुछ लोग क्या हो सकता है जिनको एक एलर्जी हो सकती है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड के लिए या स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट के लिए, तो उन वो लोग अफेक्ट हो सकते हैं इससे अगर उसको मार्क नहीं किया गया है। तो सबसे बड़ी बात एक और कि स्पीशीज डाइवर्सिटी को रिड्यूस करता है, ऐसा कंफर्म किया गया है कई सारी साइंटिफिक बेस्ड स्टडीज़ में कि जो जीन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं टू मेक क्रॉप टॉक्सिक टू स्पेसिफिक इंसेक्ट, वो उसमें फर्दर जो है फूड चेन में इनका जो है बायो मैग्निफिकेशन भी हो सकता है। बायो मैग्निफिकेशन होने से ही जो ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज हो सकते हैं। इकोलॉजिकल डैमेज, जैसे मैंने बताया कई सारे जो है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वीड जो डेवलप हो जाते हैं, तो उसके बाद आप वीड किलर छिड़कते रहिए लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। जिसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि फार्मर जो है अब डबल और उससे भी ज़्यादा तिगुना ज़्यादा जो है वीड जो किलर छिड़कने लगते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा हर्बिसाइड टॉलरेंट हो जाता है, वीड्स भी हर्बिसाइड टॉलरेंट हो जाती हैं कि अब उस पर असर नहीं पड़ता। तो उससे क्या है वो अगर रन ऑफ होगा और पानियों में जाके मिलेगा तो उसका आप सोचिए कितना ज़्यादा
ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमन हेल्थ पे, जो उसका एडवर्स इम्पैक्ट होगा। और इसमें यह भी पाया गया कि जो नॉन जीएम क्रॉप्स हैं उसमें उनके जो पॉलन्स हैं फ्रॉम जीएम क्रॉप्स, वो जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं आपके बीज, बर्ड्स, उसकी वजह से जो नॉन जीएम क्रॉप्स हैं उन पे भी जाके ये इफेक्ट कर सकते हैं, ऐसा पाया गया है। तो बेसिकली लास्ट में कंक्लूजन ये है कि देखिए जीएम क्रॉप्स के अब एक डबल एज स्वॉर्ड है, आपको पता करना पड़ेगा कि क्या चीज़ इसमें फ़ायदेमंद है, क्या इसमें नुकसानदायक है, क्योंकि देखिए अभी जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसमें जो है ऐसी ड्रॉट रेजिस्टेंट और क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स बनाना बहुत ज़रूरी है जो विथस्टैंड कर सके हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल को, लेकिन एट द सेम टाइम वो इतने सेफ होने चाहिए कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कि कोई इसका एडवर्स इफेक्ट ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले तक के लिए आपका दिन शुभ, बहुत बहुत धन्यवाद।